A very good morning to all my dear friends. Happy Dashera to you, your family and your friends. आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है. यही समय है कुछ करने का. यही समय है कुछ करने का इसे खोना नहीं है. टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी. टाइम एक ऐसी करेंसी है जो ऊपर वाले ने आपको, मुझे, हम सभी को दी है. इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमें नहीं पता कि ये करेंसी जो है वो कब ख़त्म हो जाएगी. तो एक लिमिटेड करेंसी है, इसका एंड तो एक दिन आने ही वाला है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. आज 15 अक्टूबर 2021 है, दिन है फ्राइडे. आज द हिंदू न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं है. एज यू ऑल नो कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस सीरीज़ में हम सिर्फ द हिंदू के नहीं, हम दूसरे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स भी कवर करते हैं. और टू बी ऑनेस्ट, कौन से न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल प्रिंट हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वो आपके सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं. अगर कोई आर्टिकल, अगर कोई टॉपिक आपके सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है तो वो किसी भी न्यूज़पेपर में प्रिंट क्यों ना किया गया हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू. बर्निंग सेंसेशन, ये स्टबल बर्निंग के ऊपर है. फिर पानी के बारे में बात करेंगे, पीएम गति शक्ति के बारे में बात करेंगे, कोवैक्सीन के बारे में बात करने वाले हैं. तो वी हैव 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑन आवर टेबल. एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन. इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें एंड हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें. I'm sure you are aware about this fact. जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा. आज जिनका पहला दिन है उनको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है. आज इसकी लास्ट डेट है. 15 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट. फ्लैट 50% डिस्काउंट प्लस 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे. अगर आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं, कोर्स के प्राइस के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको studyIQ.com या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. यू कैन ऑल्सो गिव अस ए कॉल ऑन दिस नंबर इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स. तो चलिए बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में. बर्निंग सेंसेशन, पायनियर का ये आर्टिकल है. अक्टूबर के सेकंड वीक में ही हमें ये स्टबल बर्निंग की न्यूज़ जो है वो पढ़ने को मिलने लगी है. ये एक एनुअल प्रॉब्लम है, यानी कि हर साल ये चीज़ हमें देखने को मिलती है. दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है उसको डिग्रेड किया है. उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो 13 अक्टूबर का आंकड़ा 171 है. अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की अलग अलग कैटेगरीज में पहले ये 13 अक्टूबर से पहले की बात करें तो ये सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में दिल्ली की एयर थी, लेकिन अब मॉडरेट कैटेगरी में पहुंच गई है क्योंकि 101 से 200 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो दैट इज़ मॉडरेट कैटेगरी, और दिल्ली की एयर जो है ये ऑलरेडी 171 है. दुनिया के सभी कैपिटल्स को अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कैपिटल अगर कोई है तो दैट इज़ न्यू दिल्ली. दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज़ आपको हमारे देश भारत में देखने को मिलता है. लाखों लोगों की जान जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से जा रही है. लाखों लोगों को अलग अलग बीमारियां हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. लेकिन पता है इसके बारे में, वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है वो हर साल होती रहती है. इनफैक्ट एवरी सिंगल डे हमारे शहरों में पोल्यूशन जो है वो चलता ही रहता है. इसको लेकर बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाए हैं, अलग अलग राज्यों ने, राज्य सरकारों ने स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन आज भी ये प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है. हर साल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये जो लगभग 45-50 डेज़ का जो समय है, इस समय में स्टबल बर्निंग की सिचुएशन हमें देखने, या फिर स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. और पूरी जो ये पूरा जो धुआं है, ये जो पोल्यूटेड एयर है, वो सिर्फ दिल्ली रीजन में नहीं लेकिन पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में हमें देखने को मिलती है. इनफैक्ट बे ऑफ बंगाल तक
एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। विंटर के टाइम पर एक और चीज़ होती है और वो ये है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, के विंड डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हो जाती है। नॉर्थ वेस्टर्नली यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट में पैदा होने वाली विंड्स, जो एयर है उसके बारे में, विंड जो है उसका नाम किस दिशा से वो आ रही है या फिर किस दिशा से वो पैदा हुई है उसके ऊपर से नाम रखा जाता है। किस दिशा में आगे बढ़ रही है उसके ऊपर नाम नहीं रखा जाता। तो एज यू कैन सी हियर कि ये जो विंड है वो इस डायरेक्शन से आ रही है। ये पूरा जो, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो एज यू कैन सी हियर कि इस रीजन से विंड जो है वो भारत में एंटर हो रही है और ऐसे समय पर अगर आप स्टबल बर्निंग करेंगे तो ये पोल्यूटेड एयर जो है ये पूरे रीजन में फैल जाएगी। तो ये चीज़ हर साल हमारे देश में हो रही है। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्ट, नॉर्थ वेस्टर्नली winds bringing along smoke from fields before winter। और बाकी कुछ ब्रेकडाउन है, SO2, PM, CO, CO2, ऐश, कितना मटेरियल होता है इसमें, तो ये सारी चीज़ें आप PDF को डाउनलोड करने के बाद एक बार रेफ़र कर लीजिएगा। नासा की जो लेटेस्ट इमेज है वो ये दिखाती है कि पंजाब और हरियाणा में अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा स्पॉट्स देखने को नहीं मिला है। एज यू कैन सी दिस आर द स्पॉट्स। तो ये सारे जो हॉट स्पॉट्स जो हैं वो फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा में कम है। गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में जो है तो यहाँ पर ज़्यादा हमें ऐसे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये भी है कि अगर कोई किसान जो है वो स्टबल बर्निंग करता है तो एक FIR रजिस्टर की जाती है, उसके ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है। ये कुछ स्टेप्स जो है वो सरकार उठा रही है, लेकिन ऐसे प्यूनिटिव मेजर्स, ऑर्डिनेंस से, लॉ से आप स्टबल बर्निंग को रोक नहीं पाएंगे। हमने एक लंबे समय से कोशिश की लेकिन हम इसमें नाकामयाब रहे हैं। तो द सॉल्यूशन लाइज इन इनोवेशन। कुछ इनोवेटिव करें, कुछ नया सोचें, कुछ ऐसी तरकीबें निकालें, कुछ ऐसे रास्ते ढूंढें जिससे किसानों का भी फ़ायदा हो, दूसरे जो हमारे शहर हैं जैसे कि दिल्ली और पूरे इंडो गंजेटिक प्लेन में रहने वाले लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो, पशुपालन भी थोड़ा बहुत हो जाए, वेस्टेज भी ना हो, हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन हो। वी हैव टू फाइंड समथिंग लाइक दैट। और कोई एक चीज़ यहाँ पर काम नहीं करेगी, यू हैव टू मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टबल को हटाने के लिए कुछ जगहों पर आपको मशीन्स भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब सरकारों ने मशीन्स प्रोवाइड किए हैं, यू कैन रेंट इट, लेकिन किसान जो हैं उनका कहना यह है कि ये मशीन्स जो हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो कुछ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जगहों पर किसान जो हैं वो, उनके लिए ये मशीन्स जो हैं उनको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगहों पर वी हैव टू प्रोवाइड देम समथिंग डिफरेंट, कोई अलग सॉल्यूशन। कुछ सालों पहले मैंने स्टबल बर्निंग इश्यू के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो हमारी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ये पुराना वीडियो है, आई थिंक 4 साल पुराना होगा। और उस वीडियो में मैंने एक बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन की बात करी थी कि ये जो राइस का जो स्टबल होता है तो उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो गाय के लिए या फिर बफेलो के लिए उसको डाइजेस्ट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गोट और शिप यानी कि भेड़ बकरियां जो हैं, ख़ास करके बकरी, ये स्टबल जो रेसिड्यूल स्टबल का जो रेसिड्यूल है उसको खा भी सकती है और इसको डाइजेस्ट भी कर सकती है। अब गोट का मीट जो है वो भी एक्सपेंसिव रहता है। गोट के मिल्क का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किया जाता है, और फिर उस गोट का लेदर। तो एक बकरी जो है वो सिर्फ दूध के लिए नहीं, दूध, मीट, लेदर, बहुत सारी चीज़ें, फिर जो उसके बोन्स हैं उसका इस्तेमाल भी दवाइयाँ और इन सारी चीज़ों में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर यहाँ के किसान जो हैं वो बकरी पालन करें तो भी एक सॉल्यूशन है। दिस इज़ ए वेरी इनोवेटिव सॉल्यूशन, मीन्स एज ए सस्टेनेबल सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, लेकिन इसको लेकर अवेयरनेस जो है वो बहुत ही कम है।
तो दूसरा जो तीसरा कोई स्टेप जो उठाया जा सकता है, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, दैट इज़ पूजा डिकम्पोज़र। ये पूजा डिकम्पोज़र जो है ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन IARI ने डेवलप किया है। ये एक लो कॉस्ट माइक्रोबियल बायो एंजाइम है जो क्रॉप रेसिड्यूज़ को डीकम्पोज कर देता है। और पंजाब और हरियाणा के ऐसे हज़ारों किसान हैं जिन्होंने ये डीकम्पोज़र को यूज़ करने के लिए अपने आप को रजिस्टर किया है। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कंपनी भी हैं जो IARI के साथ मिलकर इस डीकम्पोज़र के इस्तेमाल को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और ज़्यादा फार्म फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ जगहों पर साइंटिस्ट जो हैं ये माइक्रोबियल सॉल्यूशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे ये जो डीकम्पोज्ड मटेरियल हैं जो उसका इस्तेमाल हम सॉइल को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सके। और कुछ जगहों पर बायो CNG और बायो इथेनॉल इससे बनाया जा सके, तो उसको लेकर भी ट्रायल्स चल रहे हैं। पेपर और शुगर मिल्स को भी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि वो स्टबल का इस्तेमाल जो है वो फ्यूल के तौर पर करें। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार, या फिर मैं कहूँगा सरकारें, राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी मिलकर इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो जो सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किया क्विकली, एक तो मशीन है, सेकंड वन इज़ जो गोट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, बकरी वाला, फिर डीकम्पोजर्स हैं, then you have the fourth one can be microbial solution, fifth can be bio CNG and bio ethanol, या फिर you can say biofuel का biofuel को पैदा करने के लिए स्टबल का इस्तेमाल करना। एंड द सिक्स्थ वन इज पेपर एंड शुगर मिल में फ्यूल के तौर पर स्टबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन फॉलो मी एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। अब बात करते हैं बिल्डिंग वाटर सिक्योरिटी के बारे में। इट्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन कॉम्प्रिहेंड कि ये वाटर सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लंबे समय से एजेंडा रहा है कि वाटर मैनेजमेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। वाटर मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो वाटर कंजर्वेशन, पानी का सदुपयोग करना, अगर कम पानी से हम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं देन वी शुड डू इट। फिर पानी का एक्सेस होना चाहिए। आपके सिटी में पानी अवेलेबल है लेकिन आपके घर में पानी अवेलेबल नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो पानी जो है, साफ़ पानी, पीने लायक पानी, जो सॉफ्ट वाटर डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकें, तो ऐसे पानी का एक्सेस भी होना बहुत ही ज़रूरी है। हाल ही में जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी के बारे में बात बताई और उन्होंने कहा कि अब हमारा फोकस जो है ये लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी के ऊपर होना चाहिए। ग्राउंड वाटर के बारे में मैं कल ही आपको बता रहा था, इज़न्ट इट? कल मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि कैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी जब दी जाती है, फिर वाटर पंप्स आते हैं और कैसे फिर एक्सेसिव वाटर जो है वो ज़मीन में से निकाला जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करने वाला अगर कोई देश है तो दैट इज़ इंडिया। चाइना दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है। USA दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है। और चाइना जो है वो डेवलपिंग देश है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आजकल अवेलेबल हैं। तो चाइना और USA मिलकर टोटल जितना ग्राउंड वाटर इस्तेमाल नहीं करते, उतना ग्राउंड वाटर जो है वो भारत अकेला इस्तेमाल करता है। आज हमारे देश की थर्ड जितनी पॉपुलेशन जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट लगभग आप पकड़ लीजिए 33-35% जितनी पॉपुलेशन हमारे देश की वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में रहती है। और ये नंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी हमारे देश की 1950s में जो थी वो एक थर्ड जितनी ड्रॉप हुई है बाय 2011। उसके पीछे रीज़न एक ये है कि पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि पर कैपिटा जब आप निकालेंगे तो टोटल पॉपुलेशन को भी काउंट करेंगे, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि अनसस्टेनेबल इस्तेमाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। 1950 में हमारे पास ये डीप वेल्स और बोर वेल्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जो एक जिसको कहते हैं वो सिंचाई के लिए इसको वो हैंड पंप जो है वो था। तो हैंड पंप से उतना ज़्यादा पानी निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं था।
लेकिन फिर डीप वेल्स आए और बोरवेल्स और सबमर्सिबल पंप्स आ गए। आप एक बटन दबा दीजिए, जितना भी पानी है वो सबमर्सिबल निकालता रहेगा। तो अनसस्टेनेबल यूज़ की वजह से ये और ज़्यादा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो आने वाले 20 सालों में और ज़्यादा ड्रॉप होने वाली है। तो हमारा देश एक ऐसा देश बनने वाला है जो वाटर स्कैरसिटी जो है, पानी की अछत, हम सब फेस करने वाले हैं। मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यूएसए की कुछ सीक्रेट एजेंसीज इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रही है कि किस देश के पास कौन सा नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी देश के पास लेट्स से पानी जो है, पानी की स्कैरसिटी उस देश में होने वाली है, तो नेचुरली उस देश में डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों की स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसे देशों में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, इट्स गोइंग टू बी रिस्की। उसमें से एक देश भारत है। यूएसए का रिपोर्ट यह कहता है कि 2025 के बाद भारत में वाटर स्कैरसिटी की सिचुएशन और ज़्यादा सीवियर होने वाली है। और जस्ट इमेजिन कीजिए डियर फ्रेंड्स, पानी हमारे देश में लोगों के पास पीने के लिए बहुत सारे ऐसे लाखों घर हैं, पानी नहीं है, लेकिन उनके ही घर के बाहर आप निकलेंगे, 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में आपको 20 रुपए की पानी की बोतल मिल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि आज से अगर आप अपने दादा दादी को पूछें या नाना नानी को पूछें कि पानी जो है वो, हमारे देश की संस्कृति ऐसी रही, कल्चर ऐसा रहा है कि पानी जो है वो आप किसी को भी, अनजान व्यक्ति को भी पानी पिलाते थे। इट वाज कंसिडर्ड कि ये सभी का पानी है, इट्स नॉट कि पानी मेरा है, पानी कुदरत ने हमें दिया है तो इसके ऊपर सभी का अधिकार है। हाँ, मेरे पास बोतल है और मैंने पानी भर के रखा है, बोतल मेरी है, लेकिन पानी तो नेचुरल है। तो शायद ऐसी एक मेंटालिटी हमारे देश में थी और पानी जो है वो हम लोगों को पिलाते थे। आज पानी की बोतल के लिए यू हैव टू पे 20 रुपीज़, या फिर कई जगहों पर सिनेमाज में तो 50 रुपीज़ भी चार्ज करते हैं, एमआरपी होती है 50 रुपीज़ वाली। तो इफ़ यू आस्क योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी, देन दे विल टेल यू कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि पानी जो है वो पैसे देकर बिकेगा। और कुछ समय के बाद ऐसा भी वक्त आ सकता है कि हवा जो है वो भी यू हैव टू परचेज, कि आपको दिन में कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यू हैव टू परचेज इट। हम सब शायद मास्क लगा कर रखूँ मैं, ऐसा भी वक्त आ सकता है। जिस प्रकार से चीज़ें जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें कोई आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें हमें शॉक करनी चाहिए। ये हमने ही ऐसा सब किया है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। एनीवे, एज वी ऑल नो, ट्यूबवेल इरिगेशन, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, वाटर गजलिंग क्रॉप्स, शुगर केन और पैडी। कहते हैं कि 1 किलो चावल पैदा करने के लिए हमारे देश में 10,000 लीटर से भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। 10,000 लीटर से भी ज़्यादा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप राइस को ऑर्डर करते हैं या फिर घर पे बनाते हैं और 3 बड़े चम्मच जितने राइस भी आप फेंक देते हैं कचरे में, तो रिमेंबर कि आपने सिर्फ राइस को नहीं फेंका है, आपने हज़ारों लीटर पानी को भी वेस्ट कर दिया है। MSP लेड पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड गवर्नमेंट फिक्सिंग केन प्राइजेस। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, ऐसी चीज़ों के जैसे शुगर केन, पैडी यानी कि राइस के ऊपर सरकार जो है वो MSP फिक्स कर देती है, फिर शुगर केन की एक सपोर्ट प्राइस मिलती है। ये सारी चीज़ों की वजह से किसान जो है वो इन्हीं क्रॉप्स को उगाते रहते हैं और फिर पानी जो है उसकी स्कैरसिटी होती रहती है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में पानी का इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा होता है। 78% फ्रेश वाटर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर करता है। 78%। रिमेंबर दिस फैक्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि टोटल अगर 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर पानी में से 78 लीटर पानी जो है वो एग्रीकल्चर यूज़ करता है, बाकी का इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर और फिर डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इस 78% में से 64% जो है वो ग्राउंड वाटर से आता है। अटल भूजल योजना, नाम से ही पता चल जाता है, बेगे पार्डन, बहुजल। तो ये जो बहुजल योजना है, तो इसमें भी जल शक्ति मिनिस्ट्री 2019 ने एक फ्लैगशिप कंजर्वेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इसमें
अब हमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती। और जो राइस और शुगर केन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसी को लेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक योजना लॉन्च की थी, पीएम आशा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें यह है कि जो मिलेट्स और न्यूट्री सीरियल्स हैं, तो इसको प्रमोट करने के लिए मीन्स जो प्रोक्योरमेंट की जाती है सरकार के द्वारा, तो इसमें 40% क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो वाटर इंटेंसिव ना हो, जैसे कि मिलेट्स और न्यूट्री सीरियल्स। सो दिस आर द थिंग्स अबाउट वाटर कंजर्वेशन। हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। व्हाट वी नीड नाउ इज़ प्रॉपर डेटा, राइट टाइम पर डेटा मिले और राइट इम्प्लीमेंटेशन जो है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पीएम गति शक्ति मिशन को लॉन्च किया, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और इसका लक्ष्य यह है कि एक नेशनल मास्टर प्लान तैयार होगा जिसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हमारे देश में डेवलप की जाएगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो लेट्स से आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, तो आप अपने घर के बाहर निकले, आपने बस पकड़ी, आपने ये बस जो है वो नज़दीक के एयरपोर्ट के लिए ली, फिर एयरपोर्ट से आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आप पहुंच गए, वहाँ पर उतरे आप, और वहाँ पर आपके पास लेट्स से 3 ऑप्शंस है। आप वाटरवेज से एक जगह से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, या फिर ट्राम से जा सकते हैं। तो आपके पास ये अलग अलग ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्टेशन के। आपने वाटरवेज पकड़ा, वाटरवेज से आप जो ऑफिस हैं वहाँ पर पहुँच गए, सारा काम खत्म हो गया, फिर वापस साइकिल लेकर आप रेलवेज में गए, जो ट्राम है वहाँ पर गए, और फिर वापस एयरपोर्ट, एंड देन यू केम बैक। इसी शहर में आपको यही ट्राम, यही कुछ वाटरवेज की चीज़ें जो है वो आपको पोर्ट्स तक ले जाएगी, और पोर्ट से आप दुनिया के अलग अलग देशों में सामान, या फिर हमारे देश के अलग अलग शहरों में और दुनिया के अलग अलग देशों तक सामान पहुंचा सके। तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, या फिर इसका एक एग्जांपल है ये कि ये सारे अलग अलग जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी रहती है। अब पीएम गति शक्ति की बात करें तो रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ों की कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करना, और जो अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स, उड़ान, उड़े देश का नागरिक, ये सारी अलग अलग जो स्कीम्स चल रही हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सभी को ऑन बोर्ड एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना, दैट इज़ पीएम गति शक्ति का मेन मिशन। इसमें नेशनल हाईवेज आ गए, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन का नेटवर्क एक्सपांड हो रहा है वो भी इसमें आ गया, रेलवेज के कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, पोर्ट्स की कार्गो कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, मेगा फूड पार्क्स बनाना, डिफेंस कॉरिडोर्स क्रिएट करना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाना, ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ इन सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देख सकें, इनकी टाइमलाइन को मेंटेन कर सकें, मेक श्योर कर सकें कि सारी चीज़ें जो हैं वो टाइमली फिनिश हो रही हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स टाइम पर फिनिश होते हैं तो हम पैसे भी बचा सकते हैं और इकोनॉमी को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। जब डिले होता है तो समय भी बर्बाद होता है। एक तो समय एक ऐसा, जैसे मैंने आज ही बताया आपको कि समय एक ऐसी करेंसी है, तो टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। एंड सेकंड इज़ कॉस्ट। जब डिले हो जाता है, आपने एक व्यक्ति को 1 साल के लिए हायर किया था, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1 साल तक आपको मेरे यहाँ पर काम करना है। अब डिले की वजह से आपको 6 महीने तक उसको और एक्सटेंशन देना पड़ेगा, तो 6 महीने वो फ्री थोड़ी काम करेगा, यू हैव टू गिव दैट पर्सन सैलरी। तो सेम वे जितनी भी चीज़ें, आपने जेसीबी मंगवाया है, आपने कुछ लोगों को हायर किया है, सारी चीज़ें जो हैं उसको आपको एक लंबे समय तक यूज़ करनी है, तो आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। A recent report by CII and Arthur D. Little had estimated the logistics costs in supply chains in India at 14% of GDP. हमारे देश में जो सप्लाई चेन है इसमें लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट 14% ऑफ जीडीपी है। यूरोप में और यूएसए में ये 8 से 10% है, चाइना में ये 9% है, हमारे यहाँ पर डबल डिजिट में हम चल रहे हैं। कॉस्ट ज़्यादा है, जब ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा होता है तो समय भी बढ़ जाता है, डिलेज की वजह से ओवरऑल प्राइस भी बढ़ती है। फाइनल आपकी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला जो अगर 2 दिन तक एक जगह पर 2 दिन में पहुंचा जा सकता है, अगर उसको 3 दिन लग रहे हैं तो वो 3 दिन का भाड़ा लेगा।
राइट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और ओवरऑल आपकी एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी दूसरे ऐसे यूएसए और यूरोप और चाइना के कंपैरिजन में आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा है, तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो फिर वो बिकेगा नहीं। कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि वियतनाम और मलेशिया की हालत भी हमारे देश जैसी ही है, लेकिन फिर वो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इंडेक्स में हमसे थोड़े आगे रहते हैं। हमारे देश में दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह पर, एस वी नो, इंटर मिनिस्ट्रियल डिलेज और मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रूवल, इससे अप्रूवल वो उससे अप्रूवल लेना, ये वो। मैं एक छोटा सा घर बनाने के बारे में सोच रहा था कुछ सालों पहले, और तब मुझे पता चला कि कितनी सारी जगहों से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तब मैं ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऑफिसर के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा कि वैसे सरकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही है और यहाँ पर एक पर्सनल यूज़ के लिए घर बनाना है और इतनी सारी परमिशंस जो हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो दिस आर द थिंग्स। तो ये पीएम गति शक्ति जो है ये 16 मिनिस्ट्रीज़ को ऑन बोर्ड लाएगा और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली देखभाल इसकी हो पाएगी। अब देखते हैं कि पॉलिटिकली कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग राज्य जो हैं वो कैसे मिलकर काम करते हैं। क्लियरेंस टू कोवैक्सीन, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। भारत अभी फ़िलहाल जब हम बात करें तो भारत अकेला ऐसा देश है जिसने हर एक एज ग्रुप के लिए 2 साल से लेकर एडल्ट्स, राइट, सभी के लिए कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने डेवलप की है कोवैक्सीन, अब ये 2 साल से ज़्यादा, 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चे और एडल्ट्स तक आप सभी को इसको दे सकते हैं। कोई ऐसी दूसरी वैक्सीन दूसरे देश में अभी फ़िलहाल अप्रूव नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल फाइज़र और बायोएनटेक की जो हैं वो 5 से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए हैं। कुछ देशों में 12 साल से ज़्यादा की उम्र वाले बच्चों को वैक्सीनेटेड किया जा रहा है, लेकिन 2 साल से एडल्ट तक अगर कोई वैक्सीन है तो दैट इज़ कोवैक्सीन, और भारत फ़िलहाल अकेला ऐसा देश है। आई एम श्योर आने वाले दिनों में और ज़्यादा देशों में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो फाइज़र और बायोएनटेक, मॉडर्ना है और जाइडस की एक है, लेकिन जाइडस की जो है वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए हैं, ये इतने छोटे बच्चों के लिए नहीं है। 12 to 18 एज ग्रुप के ब्रैकेट में ये सारी मेडिसिन, ये जो बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं वो इस एज ग्रुप के लिए हैं। The formal clearance to Covaxin for younger children brings in another layer of protection against COVID-19। जो थर्ड वेव के बारे में हमने इससे पहले की जो डिस्कशन की थी, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं then you will be aware about this fact कि ये एक चिंता का विषय था, ये एक डर था कि थर्ड वेव अगर आएगी हमारे देश में तो वो बच्चों को अफेक्ट करेगी। और अभी स्कूल्स और कॉलेजेस भी खुल रहे हैं। हमने केरला के बारे में कल बात कर रहे थे, और आज भी हमारे देश में कुछ मीन्स केरला के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों के लिए इस वैक्सीनेशन का वैक्सीन को अप्रूवल दे देना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी तरफ हमारे देश में अभी हम 100 करोड़ को भी क्रॉस कर जाएंगे एज फार एज वैक्सीनेशन इज़ कंसर्न्ड। सभी को 2 डोजेस नहीं मिले हैं, लेकिन सिंगल डोज जो हैं वो ज़्यादातर लोगों को मिल चुका है। लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ 24-25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सिंगल डोज भी नहीं मिला है, बट आई एम श्योर आने वाले कुछ महीनों के अंदर उनको भी सिंगल डोज मिल जाएगा और होपफुली कुछ महीनों के बाद उनको सेकंड डोज भी मिल जाएगा। तो बच्चों को अगर हम वैक्सीनेट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि एडल्ट की जो प्रोसेस चल रही है वो स्लो नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन को अभी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नहीं दिया है। अप्लाई किया था लेकिन अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये अप्रूवल क्यों नहीं मिला है? क्योंकि टाइम पर हमने ये जो डेटा है ट्रायल का फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का वो प्रोवाइड नहीं। तो वी शुड प्रोवाइड दिस प्रोएक्टिवली, इसको डिस्क्लोज़ कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हुई है और सेकंड और थर्ड फेज़ में, एंड मेक श्योर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, ताकि फिर वीज़ा को लेकर दूसरे देशों में जब हमें हमारे लोगों को जाना पड़े तो दूसरे देशों में इश्यूज़ ना हो। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, न्यूज़ हेडलाइंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। प्रश्न जो पूछा था उसका आंसर है OneWeb। एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड।
कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे, तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़। प्लीज़ मेक श्योर के लेक्चर को आप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन। हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड एंजॉय द दशहरा। I'll see you tomorrow. Jai Hind.